हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज से हम रे ऑप्टिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और 10th का कोई बच्चा है तो वो ये चैप्टर को बहुत रिलेट कर पाएगा। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जो आगे कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले तो 10th का जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद रे ऑप्टिक्स उसको 12th की कर लेनी चाहिए। तो क्या होगा ना, वो आराम से सब कुछ समझ लेगा और जो आगे का थोड़ा और जो डीप कंसेप्ट्स होते हैं और थोड़े एडवांस्ड कंसेप्ट्स होते हैं वो भी वो समझ जाएगा। तो मैं भी वही आशा से ये चैप्टर पहले करवा रहा हूँ। और ये बहुत इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं, इसलिए हम इसे पहले कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये जो ऑप्टिक शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। बहुतों को तो पता ही होगा, ऑप्टिक्स का जो है अर्थ होता है ये दी स्टडी ऑफ लाइट। ज़्यादा कोई बहुत ये दी स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स जो है लाइट की स्टडी को कहते हैं। और रे ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के रे नेचर की स्टडी को कहते हैं। मतलब वो भी स्टडी ऑफ लाइट ही है, पर उसका जो रे नेचर होता है उसकी स्टडी ऑफ लाइट को कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा कि लाइट के बहुत सारे नेचर होते हैं। फोटोन मतलब पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है और रे नेचर होता है। तो इसमें जो है हम रे नेचर की स्टडी करते हैं। वेव और पार्टिकल नेचर जो है उसको हम यहाँ पे इग्नोर करते हुए चलते हैं। वेव की तो हम वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे ही, और अभी के लिए तो हम रे नेचर की बात करते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है देखने वाला वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी जो लाइट रे है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगी। अ रे ऑफ लाइट ऑलवेज, मतलब हमेशा, ट्रेवल्स along a straight line or path, you can say anything, until it encounters a hindrance। hindrance मतलब स्टॉपेज। स्टॉपेज से आप क्या समझते हैं? स्टॉपेज मतलब मीडियम में चेंज आ गया। मतलब लाइट पहले ट्रेवल कर रही थी वैक्यूम में, वैक्यूम से वो घुस गई सॉलिड में या वाटर में, तो उसे हिंड्रेंस कहते हैं। तो वो क्या करता है, लाइट को डेविएट कर देता है। वो तो हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। और जैसे सामने कोई उसके ओपेक सरफेस आ गया जिसको वो पार नहीं कर सकता है, तो अगर पार नहीं कर सकता उस ओपेक सरफेस को, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉज तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए, यही था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में, तो इतना ही था। अब आगे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं, या कुछ और है तो मैं भी वो बताता हूँ। तो थोड़ा सा लाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज़ एन EM वेव। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हम मतलब ये रे ऑप्टिक्स से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा मैं आपको लाइट के बारे में बता रहा हूँ। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और क्या बता सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जो कि हम अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं। नहीं तो वैक्यूम और एयर में फ़र्क आता है स्पीड ऑफ लाइट में, क्योंकि एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। बट हम अप्रॉक्सीमेटली यही मान के चलते हैं, C = 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। C से हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर को। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब करेंगे तब मैं ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे स्टेट किया है। इसका प्रूफ और क्या मैं आगे बताना चाहता हूँ वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम,
अभी आपको ये चीज़ें अगर ना समझे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में तो समझने ही वाली है जब हम अच्छे से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। 10th में पढ़ रखा है तो बहुत चीज़ें समझेंगे ही। अदर मीडियम, तो आपको थोड़ा मोड़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता ही होगा, हम उसे एन से डिनोट करते हैं। और ये जो है c/v के इक्वल होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड या वेलोसिटी जो बोलना चाहो, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये कोई मीडियम में है, एन किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम में यहाँ पे बोल नहीं रहा, कोई भी हो सकता है। तो उससे आता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू c/n इज इक्वल टू 3 × 10⁸ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम 3 × 10⁸ ही कहते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा। इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये बस एक रेशियो होता है, ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। अब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन कैसे होगा, जाहिर सी बात है। वो क्यों होता है, यहाँ पे ये भी मीटर्स पर सेकंड में होगा और ये भी मीटर्स पर सेकंड में होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये तो एक रेशियो हो गया। तो वही एन जो होता है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। और आगे भी चीज़ हम देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे सब मैंने ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि लिखने में टाइम जाता, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है नेक्स्ट टॉपिक। द बाउंसिंग बैक फिनोमेनन ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता ही है, और यहाँ पे डायग्राम से तो मैं बता ही रहा हूँ। कोई इंसिडेंट रे हम किसे कहते हैं, कोई भी यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कोई बल्ब होगा, बल्ब से यहाँ पे कोई रे आ रही है, यहाँ से कोई रे ऐसे निकल के आई, यहाँ पे टकराई। ये क्या है, एक ओपेक सरफेस है जो कि स्मूथ है। स्मूथ है मतलब इस पर कोई ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, एकदम सीधा है, प्लेन है। तो ये एक स्मूथ सरफेस है, जैसे आप इसे दीवार मान सकते हो, अपने घर की दीवार। तो आपको पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें चीज़ें दिखती हैं। कोई भी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में पड़ती है, और हमारे आँखों में इमेज बनती है उसकी, मतलब ऑब्जेक्ट की, तभी हमें कोई भी चीज़ दिखती है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे हिट करता है, किसी पॉइंट पे। ये एक रे हमने यहाँ पे लिए, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे हम कहते हैं, और इसके जो परपेंडिकुलर होती है लाइन उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल कहते हैं हम इसे। नॉर्मल का मतलब आपको पता ही होगा, परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल फोर्स भी होता है अगर आपको पता हो तो। और ये जो यहाँ पे पड़ती है, तो ये यहाँ से ऐसे सीधा रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अब यहाँ से उसके पास जाने के लिए तो कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि इतना मतलब वही डेंस है, ये जो जगह है ये बहुत डेंस है, इसमें लाइट ट्रेवल ही नहीं कर सकती। इसलिए लाइट क्या करती है, यहाँ पे बाउंस बैक हो जाती है, मतलब सेम मीडियम में। ये जो मीडियम है सेम है, तो समझ लीजिए यहाँ पे एयर है, तो वो एयर में ही यहाँ पे पड़ती है और वापस बाउंस बैक हो जाती है सेमी मीडियम में। तो इसी जो फिनोमिनन है, इससे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो बाउंसिंग बैक फिनोमिनन ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ड्यू टू अ हिंड्रेस और एन ओपेक सरफेस, इनकाउंटर ऑफ ओपेक सरफेस, ये आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाउंस बैक हुआ है मतलब तो ये आप समझ ही जाओगे कि कहीं पे तो लगा ही होगा तभी बाउंस बैक होगा, ऐसे ही बेमतलब तो बाउंस बैक हो नहीं जाएगा लाइट रे। तो इतना तो आपको समझ गया होगा। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। अब मैं लिखने तो जाऊंगा नहीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे, 2 लॉज होते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, तो अच्छी बात है। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है सेम प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन से आप क्या समझते हैं, प्लेन जैसे ये एक प्लेन हो गया, इसे हम कह देते हैं XY प्लेन हो गया ना ये, क्योंकि यहाँ पे Y एक्सिस भी है और X एक्सिस भी है। तो ये ही प्लेन में ये तीनों लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इधर से आया और एक ऐसे चला गया, ऐसे मतलब आपकी तरफ, ऐसे तो होगा नहीं ना। लाइट रे जहाँ पे पड़ती है उसी प्लेन में वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, दूसरे प्लेन में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को नोट भी कर लिया है।
द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसे जो कहते हैं एंगल आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और एंगल आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जो होते हैं रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा इक्वल होते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल्स जो होते हैं नॉर्मल से लिए जाते हैं। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंस एंगल आप कह सकते हो, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, आप इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो होता है वो तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ये प्लेन सरफेसेस से होता है और कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं। इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं हमेशा की तरह। ये भी जो है एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस से हुआ है। स्मूथ सरफेस मतलब उसमें कोई ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। इसमें जो है ऐसे रे आई ऐसे चली गई, मतलब ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल नहीं होते सॉरी, सरफेस स्मूथ होने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता पैरेलल वैरेलल का। और सेकंड जो होता है आप डेफिनेशन लिख सकते हो अपने हिसाब से समझ के, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड भी कहा जाता है और इर्रेगुलर भी कहा जाता है। ये तो थ्योरी पार्ट है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। और इसमें भी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, और ये जो है किसी रफ सरफेस से होता है। अब रफ सरफेस ओपेक तो होगा ही और रफ भी होगा। रफ जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ऐसे कोई सरफेस है, इस पे जो है ऐसे करके कर्व्स है, जैसे कोई माउंटेन है उसके सरफेसेस ऐसे ही होते हैं। हम भी जो चलते हैं किसी ग्राउंड पे तो ऐसी ही सरफेस होती है, रफ ही होती है। तो यहाँ से समझिए कोई ऐसे करके लाइट रे आई, ऐसे करके आई, तो इसके लिए ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसका नॉर्मल किधर बनेगा, पहले तो ये जो जगह है ये एक सर्कल है, तो इसका जो टेंजेंट होगा ये रहेगा, है ना। तो इसका जो नॉर्मल बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में गलती, कि वो नॉर्मल को ऐसे बाउंड्री को ऐसे सीधा बना देते हैं और ऐसे करके नॉर्मल बनाते हैं। वो थोड़ी नॉर्मल होगा, ये तो ऐसे टेंजेंट जो यहाँ पे पड़ेगा वो उसके लिए सरफेस की तरह एक्ट करेगा, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी उसी टेंजेंट पे लाई करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का के जो नॉर्मल होगा वो ऐसे टाइप का होगा। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, आप सब जानते ही हैं। और यहाँ से बनते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे करके। तो ये ऐसे आया तो ये ऐसे ही जाएगा, समझ गए रहेंगे आप। ऐसे नहीं, ऐसे आपको लाइन नहीं बनानी है, फिर तो कुछ अलग ही हो जाएगा, फिर तो ऐसे करके हो जाएगा जो कि गलत होगा। वैसे आपको नहीं करना है। एक और जगह मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे कोई लाइट रे पड़ी, सॉरी यहाँ पे नहीं, गलत बना दिया। तो यहाँ पे कोई लाइट रे पड़ी तो ये टेंजेंट होगा यहाँ पे, तो ये टेंजेंट है, तो इसके ऐसे करके, और ये यहाँ पे नॉर्मल होगा। थोड़ा गलत बन सकता है मेरे से क्योंकि मैं यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल होगा। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी इतना ही था मेरे पास डिस्कस करने के लिए। तो ये चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ली है। अब आगे हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पास पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, सॉरी ये तो मुझे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था। रेज़ के जो कलेक्शन होता है, रेज़ का कलेक्शन मतलब समझिए बहुत सारी पैरेलल रेज़ एक साथ आ रही है। अब ये कितनी भी हो सकती है, तो इसे जो है हम बीम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज कॉल्ड एज बीम, तो इसे हम बीम कहते हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में मैं रखना चाहूँगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया और बहुत मज़ा भी आया मुझे भी पढ़ाने में। आपको अगर कुछ ना समझा हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी टीचिंग में कुछ खराबी लग रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा और उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए मैं इधर ही तक रखना चाहूँगा।
होप करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बाय।